बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इलेक्शन 2024 के लिए जो वोटिंग ट्रेंड है उसके ऊपर हमें बात करनी है कि किस तरह से वोटिंग होगी, क्या चीज़ें पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगी, पिछले इंतखाबात में क्या हुआ था वो मैं आपको बताऊँगा इस वीलॉग में। फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक अमेरिका में आर्टिकल छपा है और वो आर्टिकल एक बहुत अहम शख्स ने लिखा है, उसके बारे में तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा कुछ अहम खबरें हैं, जिनमें एक ये है कि जो तोशाखाना का तफसीली फैसला है वो भी आ गया है। सबसे पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। तोशाखाना का जो तफसीली फैसला आया है उसमें ये 23 सफ़हात का फैसला है। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ भी आ गया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो चेयरमैन है बानी PTI ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। ये इल्ज़ाम इस फैसले में लगाया गया है और इस फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से इमरान खान की अहलिया ने एक ज्वेलरी का सेट बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन वहाँ पर जमा नहीं हुआ। फैसले में कहा गया कि तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया, जबकि इसकी असल कीमत जो थी वो 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। वैसे इतना महंगा तोहफा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अच्छा, साथ ही ये लिखा हुआ है कि कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के कहने पर कीमत कम लगाई गई। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है जो काम करता है तोशाखाना के अंदर, जो कीमत का तयन करता है, उसमें 2 सरकारी लोग होते हैं और एक जो है वो प्राइवेट पार्टनर भी शामिल होता है। वो लोग तो कहीं मौजूद नहीं है, ना उनसे किसी ने बात की है, ना उनसे किसी ने पूछा, ना उनको किसी ने बताया। यानी वो लोग तो बिल्कुल गायब है मंजर आम से। पहले तो सजा उनको होनी चाहिए कि आप लोगों ने गलत कीमत लगाई क्यों, लेकिन वो बंदे हैं ही नहीं। बहरहाल आपको पता है कि इस किस्म के फैसले आ जाते हैं जब इस किस्म के हालात होते हैं। तो तब बहरहाल इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है और कह रहे हैं जी कौमी खजाने को इमरान खान ने जो है वो नुकसान पहुंचाया। बल्कि इमरान खान साहब ने इसका जो जवाब दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अभी पता चला है कि बुशरा बीबी रात को बनी गला मुंतकिल कर दी गई थी। ये उन्होंने कल रात को ही बात की थी, आज दोबारा भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा मैं तो कंबल भेजा था बुशरा बीबी के लिए और हमने ना किसी को घर जाने के लिए दरखास्त दी और ना कोई रियायत मांगी। ये क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने और बुशरा बीबी दोनों ने, और बुशरा बीबी ने ये स्टेटमेंट अलग भी दिया है। यानी ये हुकूमत कैसे हो सकता है जिन्होंने औरतों को चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिन्होंने अल्लामा इकबाल की जो उनके घर के अंदर जो उनकी खवातीन हैं, शायर मशरिक हैं नासरा जावेद इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल की बहू, उनके घर के ऊपर अटैक किया गया, उनका दरवाज़ा पुलिस की गाड़ी के साथ तोड़ा गया, खवातीन का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन को घसीट कर गिरफ्तार किया गया, खवातीन को पेशियों के ऊपर रोज़ाना लाया गया और खवातीन अभी भी गिरफ्तार हैं उन मुकदमात में जिनका कोई सर और पाँव नहीं है। तो ऐसी हुकूमत जिन्होंने खवातीन की इतनी बेहुरमती की हो और ऐसी बदतमीजी की हो, क्या ऐसी हुकूमत मुमकिन है कि बुशरा बीबी जो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपोनेंट हैं उनको एक रिलीफ दे रही हो या उनको रिलैक्स कर रही हो? ये एक्चुअली एक चिंगारी लगाने की कोशिश की गई है अब जो फैक्ट सामने आ रहे हैं। और चिंगारी ऐसे लगाने की कोशिश की गई कि देखो जी बुशरा बीबी ने डील कर ली है, या देखो जी इमरान खान ने डील कर ली है, या ये कहेंगे देखें इन्होंने अपने लिए कुछ और चुना और आपके लिए कुछ और चुना। तो इमरान खान जो लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, वो मुश्किल तरीन जेल गुजार रहा है। ऐसी जेल आसिफ अली जरदारी ने कभी सोची भी नहीं होगी। आसिफ अली जरदारी बराए नाम के जेल में थे, कहते तो है बड़ी लंबी सजा काटी है, लेकिन प्राइवेट घर के अंदर काटी है मुबैना तौर पे। नवाज शरीफ ने जो जेल काटी है रोजाना 20 मुलाकातों की उनकी एवरेज है, और नवाज शरीफ साहब के लिए जो सहूलतें मौजूद थी वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो सहूलतें बताई जाए लोगों को, आधे से ज्यादा पाकिस्तान कहेगा हमें जेल भेज दो और ये सहूलतें दे दो। दूसरी जानिब इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल काट रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई मरियम नवाज को बोलने के लिए कुछ मिल जाए। ना मरियम के पास बोलने के लिए कुछ है, ना नवाज शरीफ के पास बोलने के लिए कुछ है, पल्ले ही कुछ नहीं है और नौजवान उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 15 नौजवान टोटल MSF की टोपी पहन के खड़े थे, तो मरियम नवाज ने उनकी अलग से फोटो लगा के सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि नौजवान हमारे साथ हैं। वो गिनती हमने 3 दफा की है, 13 बंदे हैं वो टोटल, तो मैंने फिर भी बढ़ा के 15 बंदे आपको कह दिया है। तो मामला बड़ा सादा है कि नौजवान इनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहा है, बल्कि नौजवान इनके सामने आकर डट कर खड़े हो गए हैं कि ये मरूसी सियासी जमातें जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना हक समझ लिया है और पाकिस्तान से लूट कर पैसा बाहर ले जाते हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं,
इन लोगों को हम वोट नहीं डालेंगे। ये नौजवानों का फैसला दिखाई दे रहा है और इस वजह से ये लोग खासे परेशान हैं। अब इनको कोई ना कोई बयानिया चाहिए होता है तो इनको ये एक बयानिया प्रोवाइड किया गया, लेकिन काम नहीं किया इस बयानिए ने। और इस बयानिए के मुंह पे सबसे बड़ी चपेट उस वक्त लगेगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान या बुशरा बीबी खुद लिख कर दे देंगे जनाब आप जेल में मुंतकिल करें मुझे, ये क्या आपने ड्रामा किया हुआ है। तो इससे और ज्यादा भी इनका बयानिया जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक लेटर भी जारी किया जाए, हो सकता है किया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे राब्ते के लिए बुशरा बीबी से बात की गई, उसने कहा जेल जाकर खुद ही बात कर लें। बुशरा बीबी ने भी कहा कि इमरान खान से कुछ डील करने के लिए या राब्ता करने के लिए बुशरा बीबी ने कहा मुझे टच किया गया था और मुझे जो बातें की गई मुझे मुनासिब नहीं लगी, तो मैंने कहा जाके इमरान खान साहब जेल में आप खुद बात कर लें। तो अब इमरान खान साहब ने भी उस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा मुझसे कोई बात नहीं करता, ये सब 3 साल की कुर्सी की बात है, ये सब म्यूजिकल चेयर चल रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद बेकसूर हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी का इन मुकदमा से कोई लेना देना नहीं है, वो गिरफ्तारी देने खुद जेल आई थी। एक और बात इमरान खान साहब ने की कि बुशरा बीबी का तो ये हार वाले मामले से ताल्लुक ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा ये हार तोशा खाना का था ही नहीं, सऊदी सफीर ने मेरे घर खुद पहुंचाया था, मैंने खुद ये हार तोशा खाना में जमा करवाया था और उसके बाद कानून के मुताबिक जो है वो अगला प्रोसीजर हुआ था। ये इमरान खान साहब का कहना है, लेकिन फिर सजा दे दी गई इमरान खान साहब को। इस मामले में भी चीजें आपके सामने हैं। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, वोटर्स। बड़ी खबर यह है, पहले जरा थोड़ा सा आप इसका एनालिसिस कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 2018 के इलेक्शन को अपने दिमाग में आप लाइए। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट कुछ हद तक हासिल थी और मुस्लिम लीग काफ को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी 2008 में। 2013 में सबको नजर आ गया कि नवाज शरीफ ट्रेंड में है, तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नवाज शरीफ के साथ चली गई और नवाज शरीफ साहब के लिए 35 पंक्चर का भी एक इल्जाम लगा और कुछ धांधली का इमरान खान साहब भी कहते रहे। जरदारी साहब ने उसको आरओ इलेक्शन करार दिया, यानी हर एक ने इल्जाम लगाया। 2013 के इंतखाबात पे भी तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ थी। 2018 में वही एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मिल गई, लेकिन इसलिए कि ये एक ट्रेंड है, जिसकी भी हुकूमत आ रही होती है या जिसकी भी मकबूलियत होती है, ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिशमेंट अपना जो वेट है या अपना वजन जो है उसके पलड़े में डाल देती है। यही किया एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ भी। अब इस मरतबा फिर एक इलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान में। 2018 में क्या हुआ पहले जरा देख लें आप। जो टोटल वोटर था 2018 में वो था 10 करोड़ 60 लाख वोटर। जो पाकिस्तान के अंदर वोटरों ने वोट डाला, खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा डाउन गया था, स्लाइटली उससे थोड़ा सा ऊपर था बलूचिस्तान, पंजाब में अच्छे वोट पड़ गए थे, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग हुई थी पाकिस्तान में वो 5 करोड़ से ज्यादा हुई थी। लगभग 51-52% के बीच में वोटिंग हुई थी 2018 के इंतखाबात में। इसमें तो सबसे ज्यादा वोट लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे। 1 करोड़ 70 लाख वोट। पीएमएलएन ने 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए थे क्योंकि उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। उनके रवायती सियासतदान उनके पास बच्चे थे, उनके पास कोई नजरिया भी मौजूद नहीं था। तो 1 करोड़ 30 लाख वोट नून लीग ने लिए थे। तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ने 69 लाख वोट लिए थे। अब आ रहे हैं 2023 में। 2023 में एक चीज बहुत अजीब और नई होने जा रही है। इस दफा वोटर्स भी ज्यादा बड़ी तादाद में हैं। 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो पहली मर्तबा अपना वोट डालने जा रहे हैं। ये वो नौजवान वोटर्स हैं जिन्होंने पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करना है। इनको पता होना चाहिए कि वोट डालना कैसे है। इनकी गाइडेंस के लिए भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, वोटर्स की गाइडेंस के लिए भी बनाएंगे और वोट डालने के लिए हम कहेंगे भी कि 2024 के अंदर जो इंतखाब आ रहा है 8 फरवरी को, आप सबको निकलकर वोट डालना चाहिए। मायूस बिल्कुल नहीं होना, दिल बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको वोट डालना चाहिए, हार और जीत को छोड़ दें, आप वोट डालें। आपका वोट रास्ता रोक सकता है किसी भी गलत चीज का। आपका वोट जो सियासी एलीट है या एक ऐसी सियासी एलीट जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है और अवाम की हुक्मरानी होने नहीं देती, उनका रास्ता रोक सकता है। आपका वोट मफाद परस्तों का रास्ता रोक सकता है। तो वोट जरूर डालें, यह सोचे बगैर कि नतीजा क्या निकलेगा। आपका काम है वोट डालना, नतीजा अल्लाह ताला का काम है। आप वोट जरूर डालें, अपने वोट का पहरा भी दें, मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देख लें कि वोट के हवाले से जो 2 करोड़ नया वोटर है, 2 करोड़ से जायद है, बड़ी तादाद में नए वोटर आ गए हैं।
यानी पीटीआई का टोटल वोट पहले 1,70,00,000 था, वो तो इंटैक्ट है। बल्कि पहले बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग थे, ऐसे वोटर थे जो पहले भी बहुत दफा वोट डालते रहे हैं, वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं कर रहे थे, वो भी इस दफा वोट कर रहे हैं, तो इनकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये जो 2 करोड़ एनर्जेटिक वोटर है, ये सारा का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। इसमें से अगर आप बहुत भी जोर लगाए ना तो आप 10 से 15% को अलग कर सकते हैं। ये मोर देन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ वोटर है, जिसने पहली दफा जाकर वोट डालना है। ये एनर्जेटिक भी है, सारा दिन वहां पे गुजार भी सकता है, ये लाइन में भी लग सकता है, ये तकलीफ भी बर्दाश्त कर सकता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, और वोट डाल के वोट का हिफाजत भी कर सकता है। तो ये वोटर जो 2 करोड़ है, इसकी एक मुसीबत बनी हुई है कि इस वोटर को कैसे काबू किया जाए, लेकिन ये वोटर काबू नहीं आ रहा। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि जस्टिस शाहिद जमील खान, ये लाहौर हाई कोर्ट से जज है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और इस मौके पर इस्तीफा दिया जब 2 जजेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे चुके हैं, और ऐसा लगता है कि जुडिशरी दबाव से निकलना चाहती है और कुछ दबाव उनके ऊपर है, या वो इस माहौल में काम करने के हक में नहीं है। ये चीजें पहले नहीं हो रही थी पाकिस्तान में इस तरीके से, लेकिन अब होती हुई हम देख रहे हैं। इन्होंने अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी लिखे आखिर में, और वो अशार जो हैं वो उनसे बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन हालात के अंदर उनके लिए शायद काम करना मुश्किल था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिरी शेर है, उसमें वो कहते हैं, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। अब खुदी का दर्स जो है अल्लामा इकबाल ने दिया था, और खुदी जो है वो खुददारी है, खुदी जो है वो अपने ऊपर एतमाद है। खुदी का एक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसकी डेफिनेशन में अगर जाएं तो किताबें लिखी जा सकती हैं। तो जिस खुदी की बात इकबाल कर रहे थे, जज साहब को लगा कि यहाँ वो खुदी जो है उनकी मुतासिर हो रही है। बहरहाल उन्होंने इन अशार के साथ इस्तीफा दे दिया अपनी सीट से। ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान बदल रहा है, कम से कम ये तो हो रहा है। अब आ जाए उस खबर की तरफ जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था। पहले मैं आपको इस आदमी से तारुफ करवा दूं, ये आदमी है कौन। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक सेंटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके डायरेक्टर हैं। नाम है इनका जेफरी डी सैक्स, और ये बहुत तगड़ा आदमी है क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के 3 सेक्रेटरी जनरल ऐसे रहे हैं जिनका ये मुशीर रहा है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। बहुत सारी किताबें इसने लिखी हैं और बड़ी मशहूर किताबें लिखी हैं, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। लोग इनका इंटरव्यू करते हैं तमाम टीवी चैनल्स में, अमेरिका के जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं तमाम लोग इनके इंटरव्यूज़ करते हैं, सब इन्हें जानते हैं। इनकी लिखी हुई किताबें बहुत मशहूर हुई हैं, ख़ासतौर पर इनकी एक किताब है द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन, फिर इनकी किताब है अ न्यू फॉरेन पॉलिसी, फिर द एंड ऑफ पॉवर्टी, और बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा, ये एक और भी है द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वक्त भी ये आदमी अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर है, और उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेट। ये इनका ओहदा है इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में, और ये अभी जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके साथ भी काम कर रहे हैं। 3 पहले भी सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनके ये मुशीर रह चुके हैं। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसने थरथली मचा दी है, और उस आर्टिकल के अंदर इन्होंने अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है उसको खुलकर लिख दिया है। कह रहे हैं कि जो मेन चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा अमेरिकी खारजा पॉलिसी का एक बुनियादी आला है, एक हथियार है कि वो खुफिया तरीके से हुकूमतों को तब्दील कर देते हैं, और अमेरिका ने बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां माजी में की हैं। फिर उन्होंने कहा 2022 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया, इसमें भी उन्होंने कहा कि अमेरिका शामिल है। उसके बाद अब उसी इमरान खान के ऊपर करप्शन और उसी इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट के इल्जामात के तहत 10 साल की सजा सुना दी गई है, और एक 14 साल की सजा भी है। फिर उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सियासी तौर पे उन इंतखाबात से एक मकबूल तरीन सियासतदान को दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकने की कोशिश है। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो खुफिया कार्रवाइयां हैं, और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से जो है वो इनकार तो वो करते हैं लेकिन एक्चुअली वो हिस्सा है। लेकिन वो ये कहते हैं कि अक्सर चीज़ें लीक होती हैं, और अक्सर जब हकायक सामने आते हैं तो फिर पता चल जाता है कि अमेरिका ने क्या किया था, और ये होता रहता है, और आइंदा ये भी होगा कि पता चलेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में क्या किया था। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत जो है वो जो भी शवाहिद है उनकी सदाकत को मुस्तरद करती है, यानी वो साइफर वगैरह जिसकी बात इमरान खान साहब कहते हैं, तो अमेरिकी हुकूमत उसको मुस्तरद करती रहती है, क्योंकि सरकारी बयानिए से मुतसादम है वो सारे के सारे जो सबूत हैं जो अमेरिका के हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अभी किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते अमेरिकन, लेकिन वो ये राइटर बार बार ये कह रहा है कि
अमेरिका शामिल था इमरान खान की हुकूमत को गिराने में पाकिस्तान में, और इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है उसके ऊपर अमेरिका की खामोशी बहुत मानी खेज है। और अमेरिका इनकार तो लगातार करता चला जा रहा है, लेकिन ये राइटर बिलीव करते हैं कि अमेरिका इस सारे के अंदर शामिल है। इसके बाद इन्होंने मिसालें दी कि 1947 से 1999 तक अमेरिका ने जो 64 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हुकूमतें गिराने की, वो क्या थी, किस तरीके से थी, कहां कहां पे कार्रवाइयां की, उसमें CIA क्या करती है, उनके जो ऑपरेशंस हैं उनके नाम लिए, साथ साथ बताया कि इस तरह से ऑपरेशन उनके किए जाते हैं जिन ऑपरेशन की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें गिर जाती हैं। फिर उन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से गिरी है, पाकिस्तान में करिश्माती, बासलाहियत और बेहद मकबूल रहनुमा इमरान खान, जो अपनी आलमी सतह पर क्रिकेट में महारत और अवाम के साथ अपने मुश्तरका राब्ते के लिए बहुत मशहूर हैं। उनकी मकबूलियत, आज़ादी और बेपनाह सलाहियतों ने उन्हें अमेरिका का एक अहम हदफ बना दिया है। वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका का ये मानना है और अमेरिका की ये पॉलिसी है कि या तो आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। वो न्यूट्रलिटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि रियासतों के दरमियान में आप न्यूट्रल हो जाएं। अब वो ये लिखता है कि इमरान खान चीन के साथ और रूस के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते थे और इसकी कीमत पर अमेरिका की साथ जो ताल्लुकात हैं उसकी कीमत पर ये ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन रशिया और चाइना के साथ भी वो सेम टाइम में बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे। यूक्रेन के मामले के ऊपर भी एक इशू उठा था, उस पर भी इन्होंने यहां पे लिखा है कि इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ था ये अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल है। अमेरिका कहता है या तो आप हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन हैं, या आप हमारे साथ खड़े हो जाएं या आप हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, हम आपको समझ लेंगे आप हमारे खिलाफ हैं। दूसरा कोई रास्ता वो छोड़ता नहीं है। ये इस राइटर का लिखना है। इसने बहुत सारे हुक्मरानों की मिसालें यहां पे लिखी हैं कि कौन कौन से हुक्मरान हैं जिन्होंने इस तरह की पॉलिसी अपनाई और इमरान खान साहब की तरह उनकी हुकूमतें गिरा दी गई। खासतौर पर उन्होंने कहा कि इमरान खान यूक्रेन जंग पर अमेरिका और या रूस से ताल्लुकात तोड़ना नहीं चाहते थे, कि वो यूक्रेन के साथ खड़े होकर रूस के साथ ताल्लुकात खराब कर लें या रूस के साथ खड़े होकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर लें। तो इमरान खान ने अपनी एक न्यूट्रल रहने की पॉलिसी बनाई जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया। फिर उन्होंने बताया कैसे यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने 22 सफीरों ने इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर दबाव डाला यूक्रेन के मामले में, और इमरान खान साहब ने कैसे उसका इनकार किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सफीरों ने हमें एक खत लिखा जिसमें हमसे कहा गया कि हम रूस की मजम्मत करें और वोट दें। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम आपके गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम करेंगे? ये चीजें अब लिख रहा है कि अमेरिकन राइटर, और उसने बड़ी तफसील के साथ सारा का सारा इल्जाम अमेरिका के ऊपर धर दिया है। साइफर के मामले में उसने डोनाल्ड लू को और अमेरिका को कसूरवार ठहराया है और यह कहा कि इस टेबल में यह बताया गया है कि किस तरह असिस्टेंट सेक्रेटरी लू ने वजीर आजम इमरान खान को उनके गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ पर तनकीद का निशाना बनाया। और लू का हवाला देते हुए कहा गया कि यहां और यूरोप के लोग इस बात पर काफी फिक्रमंद है कि पाकिस्तान यूक्रेन पर इस कदर जारहाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, उनके बाद भी तकरीबन ऐसे ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि इमरान खान साहब कोई रास्ता छोड़ नहीं गए थे। बहरहाल ये एक आर्टिकल है, इसको आप पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप जेफरी डिसेक्स का नाम लिखकर पाकिस्तान लिखें सिर्फ, या इमरान खान लिखें, ये आर्टिकल आपके पास गूगल हो जाएगा। आप इसको निकालें और पढ़ें। 1 फरवरी 2024 को ये आर्टिकल छपा है, उस मौका पर जब पाकिस्तान में इंतखाबात में एक हफ्ता रह गया है। बहरहाल अमेरिका तो डिनाई करता है इन सारी चीज़ों से जो इस आर्टिकल में लिखा गया है, लेकिन आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने ये काम करके, ये रास्ता अपनाकर 240 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल जौहरी हथियारों से लेस एक एटमी मुल्क को शदीद तौर पर गैर मुस्तहकम कर दिया है। और आखिरी जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान की जेल से रिहाई और आइंदा इलेक्शन में उनकी शिरकत ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम को बहाल कर सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।